नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। आज पूरे देश में ये चर्चा है कि मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, या मोदी जी की जगह नितिन गडकरी जी या शिवराज चौहान जी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। याद कीजिए, नड्डा जी ने एक बात बोली थी कि हमें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी अब बहुत बड़ी हो चुकी है। क्या ये सेंटेंस आज भी आरएसएस के दिमाग में होगा? आज भारतीय जनता को पूरा बहुमत नहीं मिला है। अगर आप गौर से देखें हर चीज़ को, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे इस इलेक्शन में, या कह लीजिए मोदी जी पूरे इस इलेक्शन में उसी पिच पे खेलते रहे जिस पिच पे राहुल गांधी जी उनको खिलाना चाहते थे। इसीलिए राहुल गांधी जी आज उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें, एक अदर्स को मिली, अगर दोनों उसको भी जोड़ देते हैं तो 44 सीटें, क्योंकि जितने भी अदर्स आज की डेट में जीते हुए हैं सारे अदर्स आज इंडिया गठबंधन में मिलने को तैयार हैं। यानी कि जो 16 सीट अगर अदर्स की है तो 16 की 16 में से 1-2 सीट अगर बीजेपी में जाती है वो भी किसी दबाववश, अदरवाइज वो सारे लोग इंडिया गठबंधन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और आज आना शुरू हो गए। इसका एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र से भी था, जो कि कांग्रेस के ही कभी कार्यकर्ता रहे, वो महाराष्ट्र में निर्दल लड़े थे और जीतने के बाद आज वो इंडिया गठबंधन में मिल गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मोदी जी को ही बनना चाहिए या नहीं? आप गौर कीजिए, राहुल गांधी जी जब इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था तो सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद मोदी जी ने 1 से 1.5 घंटे बाद खुद बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, यानी कि सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया और ये बताया कि हम जीत गए हैं और बीजेपी नहीं जीती है, एनडीए जीती। लेकिन इलेक्शन से पहले या 10 सालों तक अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो हर जगह यही नैरेटिव सेट किया जाता था कि मोदी मोदी मोदी, सिर्फ मोदी। अगर आप कोई स्लोगन भी सुनते होंगे तो कोई ये नहीं बोलता था कि बीजेपी आएगी बीजेपी आएगी, सब ये बोलते थे कि अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन इस बार जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है और वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। इसीलिए यह प्रश्न उठ रहा है कि मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे या बीजेपी से कोई और शपथ लेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में सरकार की चाबी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसके पहले इंडिया गठबंधन में रह चुके हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जब तक मोदी जी के साथ नहीं थे उस समय ये लोग वो उन मुद्दों को उठाते थे जो कि बीजेपी विरोध में बोलती थी, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण देना, सीएए की पूरी ना होना, जातिगत जनगणना का होना। इसमें सबसे बड़ी चीज एक और भी है, एक 240 सीटों में से अगर देखा जाए तो मोदी जी जो जीत कर आए हैं बनारस में, उनकी जीत का जो अंतर है वो बहुत कम हो गया, यानी कि वो लगभग हार के करीब थे। अब अगर 240 सीटों में से, सांसदों में से देखते हैं तो मोदी जी 116वें नंबर पर आते हैं, जो कि जीत के आंकड़े यानी अंतर से हैं। अगर देखा जाए कि लोग जो जीत जिनकी ज्यादा है, अगर उस सीक्वेंस में देखा जाए तो मोदी जी 116वें नंबर पर आते हैं। आप खुद सोचिए, अगर किसी भी कंपटीशन में कोई आदमी 116वें नंबर पे आता हो तो उसको पहले नंबर का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? ये कहीं ना कहीं सबके दिमाग में खटक रही है, पहली चीज। दूसरी बीजेपी के अंदर कुछ घटक ऐसे हैं, एक घड़ा ऐसा है जो मोदी जी को नहीं चाहता है कि वो इस बार सरकार बने। यही कारण था कि मोदी जी ने बीजेपी के सांसदों के साथ मीटिंग करने से पहले उन्होंने एनडीए गठबंधन की मीटिंग की। बीजेपी के 240 सांसदों से उन्होंने ये परमिशन नहीं ली कि इस बार मैं प्रधानमंत्री बनूं या किसी और को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसे पूछने से पहले ही मोदी जी ने एनडीए गठबंधन पूरी मीटिंग की और एक पर्चा सब तक फैला दिया कि भाई आप लोग इस पे साइन कर दीजिए कि आप लोग मोदी जी को ही चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दृश्य फिर सामने आता है कि मोदी जी अपना पावर, अपना वीटो पावर उन लोगों पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। और यही एक चीज सबके दिमाग में आ रही है कि क्या मोदी जी अगर सरकार बनती है तो जेडीयू को तोड़ देंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू के तोड़ देंगे। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू के एरिया में लोग उनके विरोध में उनके पुतले को जला रहे हैं, उनके पुतले को चप्पलों से मार रहे हैं कि आप एनडीए में शामिल नहीं होंगे, आप इंडिया गठबंधन में शामिल होइए।
कहीं कहीं ये भी न्यूज आ रही है चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को अंदर से नहीं बाहर से समर्थन करेंगे। तो ये ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है मोदी जी तीसरी बार शपथ हो सकता है ना ले पाए, और लेंगे भी तो बहुत दिन तक सरकार नहीं चल सकती। और एक चीज और ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी जी की रणनीति सामने काम करती हुई नजर आ रही है, और ऐसा ना हो कि ये राहुल गांधी जी ही पीछे से ऐसा कुछ कर रहे हो और मोदी जी बाद में सरकार मोदी जी की गिर जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने पहले भी बोल रखा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। देखिए, मोदी जी ने जो एनडीए गठबंधन की मीटिंग की थी, वो मोदी जी कहीं ना कहीं इस बात से डरे हुए थे कि अगर वो अपने 240 सांसदों के साथ मीटिंग करते तो हो सकता है उन 240 सांसदों में से 10, 20, 50 सांसद ऐसे निकल जाते जो बोल देते हैं मोदी जी को तीसरी बार नहीं देखना चाहते। उसके पीछे कारण ये है कि मोदी जी की कार्य करने की शैली आज की डेट में पूरे देश में पसंद नहीं की जा रही। लोकप्रियता की दृष्टि से अगर आज हम देखें तो मोदी जी से कहीं ज़्यादा राहुल गांधी जी को लोग पीएम पद पे देखना चाहते हैं। ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के आज दिलो दिमाग में खटाखट की बात आ चुकी है। 2 बार उन्होंने यात्रा की, एक बार भारत जोड़ो यात्रा, एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसको मुख्य धारा के मीडिया ने कभी कवर नहीं किया, उसने कभी दिखाने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार कह लीजिए या उस समय की बीजेपी की सरकार को कह लीजिए, उन लोगों ने मना किया था कि मुख्य धारा के मीडिया में ना दिखाया जाए। अगर वो मुख्य धारा के मीडिया में दिखाते तो शायद आज रिजल्ट और भी कुछ और होता। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, याद कीजिए 2014 से पहले अन्ना हजारे जिस तरीके से मुख्य धारा के मीडिया में आए थे, उसी समय से कांग्रेस की छवि धूमिल होना शुरू हो गई थी। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को मुख्य धारा के मीडिया में नहीं दिखाया गया, और इसीलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि उनकी छवि ऊपर हो जाती और बीजेपी की छवि नीचे गिर जाती। इसी कारण से, सिर्फ इसी कारण से आज ये लोग जो 240 सांसद जीत के आए हैं वो मोदी जी के खिलाफ खड़े हो जाते कि राहुल गांधी की छवि ज़्यादा अच्छी हो गई। ये जैसे जैसे और 2024 के बाद 25, 26, 27 में जाते जाएंगे, अगर इनकी सरकार रह जाती है तो और बीजेपी की छवि घटती जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि 240 सांसद हों या 543 सांसद हों, सारे लोगों को देश में ये चीज पता चल चुकी है कि मोदी जी को बीजेपी, हिंदुत्व इनसे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी करनी है, इसलिए वो आज जान जबरदस्ती प्रेशर डालकर वो बनना चाहते हैं। याद कीजिए, जब 404 सीट जीतने वाली कांग्रेस की राजीव गांधी की सरकार जब दूसरी बार 197 सीट पाती, राजीव गांधी जी ने ये बोला था नहीं, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन आज मोदी जी सिर्फ अपने आप को महान या कह लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी करने के लिए 240 सीट पाने के बाद, देश के द्वारा नकारे जाने के बाद भी वो ये चाहते हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठ जाएं और शपथ ले लें। इसी वजह से उन्होंने एनडीए की बैठक बुलाई, ना कि पहले बीजेपी की, जबकि बीजेपी में पहले से ही चला आ रहा है कि पहले बीजेपी की बैठक होती है, फिर घटक दल को साथ बुलाया जाता है और बैठक की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2 बड़े चेहरे हैं, एक नीतीश कुमार जी, दूसरे चंद्रबाबू नायडू। इनकी अपनी खुद की भी डिमांड होगी। क्या मोदी जी ने या अमित शाह जी ने उनसे ये पूछ लिया है कि कल को वो नहीं छोड़ेंगे? क्या ये सरकार स्टेबल सरकार होगी, 5 साल तक चलेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी मोदी जी की है, किसी भी तरीके से मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाऊं। क्यों? क्योंकि जिस चंद्रबाबू नायडू को हम जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू कभी इंडिया गठबंधन में भी हुआ करते थे, पहले वो बीजेपी में भी थे, बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे, मोदी जी के साथ भी थे, मोदी जी का साथ छोड़ चुके थे। आज वो बड़े मंत्रालय की डिमांड करना शुरू कर दिए हैं। आज वो बोलते हैं हमें बड़े मंत्रालय चाहिए, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या वो वित्त जैसे बड़े मंत्रालय में से कौन सा मंत्रालय वो चाहते हैं? वित्त मंत्रालय, ये स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी इस मंत्रालय को कभी नहीं उनको देगी। विदेश मंत्रालय, वो भी बीजेपी इनको कभी नहीं देगी। गृह मंत्रालय, वो भी कभी बीजेपी नहीं देगी। रक्षा मंत्रालय, ये भी बीजेपी कभी नहीं देगी। चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि स्पीकर उनका खुद का होना चाहिए। अगर स्पीकर उनका खुद का नहीं होगा तो उनको ये पता है कि बीजेपी उन्हीं की पार्टी तोड़ देगी। इस बात को ध्यान रखिए। चंद्रबाबू नायडू और
नीतीश कुमार जी, ये दोनों लोग बीजेपी से एक बात जानते हैं कि अगर इनके साथ ये मिले रहे बिना शर्त के तो बीजेपी कहीं ना कहीं इनकी पार्टी तोड़कर अपनी 272 सीट पूरे करने की कोशिश करेगी। अदर्स को तोड़कर उनको रिजाइन दिलवाकर फिर उन पर इलेक्शन फिर से री इलेक्शन करा के अगले 6 महीने के अंदर अंदर में 272 करने की कोशिश करेगी। और 272 आने के बाद फिर आपको पता है कि क्या खेल होगा, किस तरीके से ईडी, आईटी, अब सारे डिपार्टमेंट इनके विपक्ष के खिलाफ शुरू हो जाएंगे। इसलिए बहुत फूक फूक कर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी अब छाछ फूक फूक कर ही पिएंगे, उनको ये पता है। इसलिए वो इस बात को समझने की और परखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे मंत्रालय हों, हमारे पास ऐसे विभाग हों, हमारे पास खुद का स्पीकर हो, ताकि कल को मोदी जी कहीं से भी तोड़ ना सके हमें। दूसरी चीज, मोदी जी ये कभी नहीं चाहेंगे कि बड़े मंत्रालय उनके पास चले जाएं, नहीं तो अगर जैसा रक्षा मंत्रालय चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि राफेल की डील की फाइल खुल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो भी घोटाले यहाँ पर हुए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या अभी किसी भी तरीके के घोटाले सामने उजागर हों। क्योंकि मोदी जी ये बात समझते हैं कि अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आज हमारे पास आते हैं तो उनके पास ऐसे कोई मंत्रालय नहीं होने चाहिए जिससे हमारे पुराने किसी भी कार्य को वो ओपन कर सकें। अदरवाइज क्या होगा कि ओपन करने के बाद ये दूसरे दल में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये इंडिया गठबंधन से ही हो सकता मिले हों या इंडिया गठबंधन के ही हों, और धीरे धीरे ये सारी फाइलें ओपन करके वापस आ जाएं। इन्हीं कारणों से बीजेपी और जो एनडीए के बीजेपी ने, या कह लीजिए कि मोदी जी ने एनडीए गठबंधन को जल्दी मीटिंग कराई और उनसे एक पेपर पे साइन ले लिया। लेकिन मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि एनडीए गठबंधन बहुत ज़्यादा दिन तक या मोदी जी की बातों पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पूरी तरीके से विश्वास नहीं करेंगे। वो अपने पक्ष को आज नहीं तो कल रखेंगे। अगर आप इसी क्रम में देखिए तो केसी त्यागी जी एक बहुत बड़े नेता हैं जेडीयू के। केसी त्यागी जी और नीतीश कुमार के बीच में कोई अंतर नहीं। केसी त्यागी जी ने गठबंधन साइन होते ही उन्होंने सीधे ये बात बोल दी, यानी कि समर्थन साइन होते उन्होंने सीधे ये बात बोल दी, अग्निवीर पर हमें फिर से विचार करना पड़ेगा। यानी कि जो मोदी जी ने अग्निवीर चलाई थी उसको वापस लेना पड़ेगा, यानी कि मोदी जी के फैसलों को वापस कराना वो शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में अगर आप देखिए तो विपक्षी दल भी शुरू कर दिए हैं बोलना अग्निवीर को तुरंत जल्दी से जल्दी हटाया जाए। यानी कि विपक्ष में बैठे हुए लोग भी आज की डेट में बीजेपी को, यानी कि मोदी जी को प्रेशर में डालकर उनसे वो काम करवाएंगे जो मोदी जी नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आरएसएस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आरएसएस को पता है कि मोदी जी को बार बार छेड़ने का मतलब कि उनकी घुटन का शुरू होना। इसी में अमित शाह को लोग बोलेंगे कि बड़ा पद ना दिया जाए, उनको हटाया जाए। इसी क्रम में आप एक चीज देखिए, रक्षा मंत्री जिनकी कभी कोई पूछ नहीं होती थी, जिनको कभी कहीं किसी मीटिंग में नहीं बैठाया जाता था, कहीं कोई अपने फाइल पर ये बिना अमित शाह जी के पूछे साइन नहीं कर सकते थे, आज उनको भी अपने साथ बैठाया जा रहा है, उनसे बोला जा रहा है कि आप गठबंधन पर ध्यान दीजिए। वो सिर्फ इसीलिए है कि कैसे भी सरकार को चलाया जाए 6 से 8 महीने में और इनके लोगों को तोड़ के अपने में मिलाया जाए। इस बात को जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जानते हैं। इसीलिए उन लोगों ने शुरू से ही प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि अग्निवीर हटाइए। फिर कुछ दिन बाद ये बोलेंगे जो आरक्षण है मुस्लिम्स को वो दीजिए। फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि जातिगत जनगणना करवाइए। फिर ये बोलेंगे कि CAA वो ठीक करिए। इन सब चीज़ों पे जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा और ये अपना जो इन्होंने समर्थन दिया वो समर्थन वापस ले लेंगे। पहले से इन लोगों ने मूड बना लिया कि हमें किन मुद्दों पे बात करनी है। इसीलिए हम बोल रहे हैं तीसरी बार सरकार बनाने में सक्षम नहीं है मोदी जी। हाँ, ये हो सकता है कि आरएसएस कहीं ना कहीं मोदी जी को हटाकर किसी और को चेहरा बना दे तो कुछ सालों तक ये सरकार चल सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।